डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 26 अस्तित्व सच जानता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे की नजरों में पूरी तरह से खो गए हो। अस्तित्व धीरे से उठता है और उसके मंगलसूत्र से घड़ी को छुड़ाने लगता है। रांझना भी अपने फंसे मंगलसूत्र को देख रही थी, साथ ही उसने पकड़ा भी हुआ था। अस्तित्व बहुत धीरे से कोशिश करते हुए आखिरकार छुड़ा ही लेता है। वह जैसे ही छुड़ाता है तो तुरंत ही उठकर वॉशरूम चला जाता है। उसे वहां रहकर बहुत अजीब लग रहा था, वह खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। रांझना वॉशरूम को एकटक देखने लगती है। उसे अस्तित्व की करीबी याद आ रही थी, लेकिन फिर भी रांझना के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। रांझना उठकर बालकनी की ओर चली जाती है। वह बालकनी का दरवाजा खोलती है। वह जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोलती है, वह छोटी सी बिल्ली उसके पास आ जाती है। वह बिल्ली रांझना से सटकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। बिल्ली को देखकर रांझना को याद आती है कि ये तो वही कल वाली बिल्ली थी। वह कल रात इस बिल्ली के साथ नीचे में सोई थी, फिर वो बेड के ऊपर कैसे पहुंच गई? इसका मतलब कल रात अस्तित्व ने बिल्ली को बालकनी में निकालकर उसे बेड पर सुला दिया। ये सोचते हुए रांझना की नज़र फिर एक बार वॉशरूम की ओर चली जाती है। फिर एक बार उसे बिल्ली की आवाज़ आती है, म्याऊं। रांझना झुककर बिल्ली को उठाती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वह सुबह की ताज़ी हवा लेते हुए चिड़ियों की आवाज़ें सुनने लगती है। वहीं इधर अस्तित्व रेडी होकर सीधे नीचे चला जाता है। रांझना को भी उसके जाने का एहसास हो चुका था। रांझना अब वॉशरूम जाती है। बिल्ली पूरे कमरे में उधर से उधर घूमने लगता है। नीचे अस्तित्व नाश्ता करता हुआ फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। तरंग भी नाश्ता करने बैठता है। अस्तित्व खाते हुए कहता है, समीरा हरियाणा में है। तरंग खाना मुंह में डालने ही वाला था, पर अस्तित्व की बात सुन वह एकदम से रुक जाता है। तरंग एकदम से पूछता है, पता चल गया? अस्तित्व हाँ में सिर हिलाता है। तरंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, तो इसलिए तुमने चौप का इंतजाम करवाया? अस्तित्व कुछ देर चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, फूफा को समीरा की लोकेशन पता चल गई है, उनसे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। तरंग को ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि भीषम का कनेक्शन शहर के हर एक गुंडे के साथ है, जिस वजह से वह किसी को भी आसानी से ढूंढ सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अस्तित्व को समीरा के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। उसे जानकारी मिली थी। वह उधर जाने भी वाला था, लेकिन वह काम में इतना बिजी था वह जा ही नहीं पाया। अस्तित्व के लिए सबसे पहले तो उसका काम आता है, क्योंकि वह एक प्रेसिडेंट है तो उसे पब्लिक को पहले स्थान पर रखना पड़ता है, उसके बाद अपने परिवार को। तरंग कुछ सोचने के बाद पूछता है, भाभी को भी साथ ले चले? अस्तित्व तरंग को एकदम से घूरने लगता है। तरंग काफी क्यूरियस होकर पूछ रहा था, क्योंकि रांझना की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और उसे इस तरह से सर्वेंट के बीच छोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अस्तित्व के इस तरह से घूरने से तरंग कहता है, वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर में सारे मेल सर्वेंट के बीच छोड़ना उन्हें भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तरंग ये सब हिचकिचाते हुए बोल रहा था, क्योंकि वहां पास में ही एक सर्वेंट खड़ा था। अस्तित्व बहुत सीरियस आवाज में कहता है, तो क्या हम दोनों फीमेल हैं? तरंग अस्तित्व को देखता रह जाता है। तरंग का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था। अस्तित्व की बात सुन सामने खड़े सर्वेंट को हंसी आ जाती है, मगर वह छुप छुप कर हंस रहा था। अस्तित्व एकदम सख्त आवाज में कहता है, उससे करीबी बढ़ाना बंद करो, समझ आया? और वो कहीं नहीं जाएंगी, वो जहां भी रहती है परेशानियां बढ़ जाती हैं। तरंग अब कुछ नहीं कहता। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। अब वह क्या ही कहे, जब अस्तित्व ने फैसला कर लिया था। अस्तित्व नाश्ता करने के बाद कुछ लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है और सामने का नज़ारा देखता है तो वह एकदम से जम जाता है। रांझना एक लंबे से टेबल पर चढ़ी हुई थी और कबर्ड के ऊपर जो बिल्ली थी उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी।
वह बिल्ली भी रांझना के वॉशरूम जाने के बाद कबर्ड के ऊपर कैसे चढ़ा वो तो वही जाने। वह चढ़ तो गया मगर अब उतर नहीं पा रहा था। वही रांझना उसे उतारने के लिए टेबल पर चढ़ी हुई थी। रांझना उस बिल्ली को पकड़ती है। उसके पकड़ते ही रांझना का हाथ कबर्ड में रखे हुए सामान से टकरा जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसका बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। अस्तित्व का दिल तो जैसे बाहर आ गया हो। रांझना गिरने वाली थी पर अस्तित्व एकदम से दौड़कर जाता है और तुरंत उसके पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है। रांझना सीधे अस्तित्व के गोद में गिर जाती है। रांझना ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे एहसास होता है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र अस्तित्व के सीरियस चेहरे पर जाती है। अस्तित्व तुरंत रांझना को खड़ा करता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं? एक जानवर को बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दोगी? हम रांझना को पता था कि अगर वह इस वक्त गिरती तो पक्का उसकी 2-3 हड्डी तो टूट ही जाते। रांझना सिर झुका लेती है, वह कुछ भी नहीं कहती। अस्तित्व गुस्से में था, वह उसके ऐसे चुप रहने से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से से उस पर चिल्लाता है, अगर मैं तुम पर ध्यान न दूं तो तुम तो अपनी जान ही ले लोगी, अपनी ये बेवकूफ़ी भरी हरकत करके। रांझना बिल्ली को पकड़े चुपचाप अस्तित्व की डांट सुन रही थी। अस्तित्व का ध्यान अचानक उस बिल्ली पर चला जाता है। अस्तित्व उस बिल्ली को देखने के बाद कहता है, इसी बिल्ली की वजह से कल रात तुम्हें ढूंढ कर लाना पड़ा। तुम्हें बुखार है फिर भी तुम इस बिल्ली की वजह से नीचे सो गई, और अब ये इस बिल्ली को तो मैं। इतना कहते ही अस्तित्व झटके से उस बिल्ली को रांझना से छीन लेता है। रांझना तुरंत उसे देखती है। अस्तित्व उस बिल्ली को लेकर तेज कदमों से बालकनी की ओर जाता है। रांझना भी उसके पीछे जाती है। अस्तित्व गुस्से से उस बिल्ली को बालकनी से नीचे फेंक देता है। रांझना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से दौड़कर रेलिंग के पास जाती है। नीचे बिल्ली गिर गई थी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि बिल्ली होती ही ऐसी है, जितनी भी ऊंचाई से फेंक लो उसे कुछ नहीं होता। रांझना तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। रांझना बिल्ली को सेफ देखकर जल्दी से वहां से बिल्ली के पास जाने ही वाली थी कि तभी अस्तित्व उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रांझना एकदम से अस्तित्व के करीब आ जाती है। अस्तित्व उसकी कलाई को कसकर पकड़े कहता है, वो बिल्ली अब यहाँ नहीं आएगी, समझ आया, और तुम चलो मेरे साथ। इतना बोल वह जल्दी से रांझना को खींचते हुए लेकर जाता है। अस्तित्व रांझना को बाहर ले जाकर कार में बैठाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। रांझना खिड़की से बाहर उस बिल्ली को देखने लगती है जो यहाँ वहाँ भटकते हुए म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शायद उसे भूख लगी थी। रांझना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं खुलता। रांझना को उस बिल्ली को ऐसा देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। अस्तित्व कुछ देर में खुद भी कार में बैठता है और रांझना की ओर टिफिन बढ़ाते हुए कहता है, ये नाश्ता करो और दवाई लो। रांझना उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती। उसकी नज़र तो बस भूख से भटकती उस बिल्ली पर थी। अस्तित्व ये देख रांझना का हाथ पकड़ थोड़ा खींचता है, जिससे रांझना का ध्यान अस्तित्व की ओर चला जाता है। अस्तित्व रांझना के हाथ में टिफिन पकड़ाकर कहता है, मैंने कहा ये खाओ। रांझना टिफिन को शीट में ही रख देती है और बिल्ली की ओर उंगली करते हुए अस्तित्व को इशारा करती है। अस्तित्व उसके इशारे को देखकर कहता है, तुम चुपचाप नाश्ता करो। रांझना जल्दी से नमे सिर हिलाती है और बिल्ली की ओर इशारा करती है। अस्तित्व गुस्से से कहता है, तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं सुनोगी? रांझना फिर से नमे सिर हिलाती है। अस्तित्व गुस्से से कहता है, ठीक है मत सुनो, मुझे भी तुम्हारे खाने या ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तबीयत खराब होगी तो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ। इतना बोल वह शीट पर ही टिफिन को पटक देता है और ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। रांझना अस्तित्व को नहीं देख रही थी, वह अपने जिद पर अड़ी थी। उसका मुंह फूला हुआ था। अस्तित्व के कहने पर ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। उनकी कार अब वहां से निकल जाता है। रांझना मुंह फुलाए बाहर की ओर ही देख रही थी। मुंह फुलाना उसकी आदत थी। जब उसके जिद करने पर कोई नहीं मानता तो उसका मुंह अपने आप ही फूल जाता है। अस्तित्व भी ढीठ होकर बैठा हुआ था। कार अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी। अस्तित्व धीरे से अपनी नजरें घुमाकर रखे हुए टिफिन को देखता है, फिर रांझना को देखता है। रांझना को देखते हुए उसे डॉक्टर की याद आ जाती है। सिर्फ पानी से दूर ही नहीं, अभी फिलहाल इन्हें प्रॉपर टाइम में खाना और मेडिसिन भी दे, वो भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात याद आते ही अस्तित्व अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता। आज तक अस्तित्व अपने जुबान पर हमेशा डटा रहता था, लेकिन अब वह ढीला पड़ता जा रहा था। अस्तित्व एकदम से कहता है, घर चलो। अस्तित्व के ये कहने पर तरंग और ड्राइवर दोनों हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है, लेकिन बॉस हम बहुत दूर पहुंच गए हैं।
अस्तित्व सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा घर चलो। ड्राइवर अस्तित्व की बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह गाड़ी घर की ओर घुमाता है। कुछ देर में कार घर के अंदर रुकती है। अस्तित्व कार से बाहर निकलता है और गार्डन में अब तक भटकती हुए बिल्ली को उठाकर लाता है। वह रांझना की गोद में उसे रखता है। रांझना जल्दी से उसे पकड़ लेती है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अस्तित्व खुद अपनी ओर जाकर बैठ जाता है। वह बैठकर रांझना को बिना देखे कहता है, अब चुपचाप नाश्ता करो। रांझना एक नज़र अस्तित्व को देखती है। वही तरंग तो मन ही मन मुस्कुरा उठता है। रांझना की एक जिद के चक्कर में अस्तित्व इतनी दूर घूमकर वापस आया, ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। तरंग मन ही मन कहता है, क्या बात है भाभी, आप तो बहुत ज्यादा कमाल निकली। रांझना बिल्ली को अपने साइड बैठाती है। वह टिफिन खोलती है। उसमें खाने के लिए बहुत कुछ था, साथ में दूध भी रखा हुआ था। रांझना एक छोटी सी कटोरे में दूध निकालती है। वह बिल्ली के पास रखती है और खुद नाश्ता करने लगती है। अस्तित्व तिरछी नजरों से एक बार रांझना को देखता है, फिर उससे नजरें हटा लेता है। रांझना नाश्ता करने के बाद दवाई खाती है और बिल्ली को अपने गोद में बैठा देती है। हरियाणा, शाम का वक्त था। अभय और समीरा मंदिर में थे। समीरा ने लहंगा पहना हुआ था और अभय नॉर्मल ड्रेस में था। अभय समीरा के सिर पर घूंघट लगाकर उसके माथे पर किस करता है। समीरा के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अभय समीरा के हाथ को थामता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे बेइंतहा प्यार देने के लिए। समीरा अपने दूसरे हाथ से अभय का हाथ थामती है। अभय समीरा को मंदिर के अंदर लेकर जाता है। अंदर हवन कुंड लगा हुआ था, आग जल रही थी और पंडित जी तैयार खड़े थे। दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। पंडित जी पहले तो दोनों को वरमाला पहनवाते हैं। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे और शादी की विधियां होती जा रही थी। दोनों 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए पूरे वचनों के साथ फेरे लेते हैं। पंडित जी अब मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। अभय मंगलसूत्र लेता है और समीरा के गले में जैसे ही उसे बांधने वाला होता है कि तभी एक जोरदार आवाज उस मंदिर में गूंजती है। समीरा और अभय दोनों आवाज की ओर देखते हैं। समीरा जैसे ही उस ओर देखती है, उसकी डर से आंखें फैल जाती हैं। समीरा के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, पापा। सामने भीष्म बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़े थे। समीरा और अभय अब अपनी जगह से उठ जाते हैं। भीष्म की गुस्से भरी नजर सिर्फ अभय भी थी। भीष्म उसे नफरत से देखते हुए कहता है, घसीटते हुए मंदिर से बाहर लाओ इसे। इतना बोल वह चला जाता है। भीष्म के बोलते ही 2 आदमी आगे बढ़ते हैं। समीरा तुरंत अभय को छुपाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज अभय को कुछ मत कीजिए। वह दोनों आदमी सिर्फ भीष्म की बात सुनते थे। वह समीरा को धक्का देते हैं। अभय चिल्लाता है। समीरा, एक आदमी अभय को लात मारता है जिससे अभय नीचे गिर जाता है। वह दोनों आदमी अभय के हाथ को पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगते हैं। समीरा जल्दी से खुद को संभालती है और उनके पीछे जाते हुए चिल्लाती है, अभय। वह दोनों आदमी बेदर्दी से सीढ़ियों से घसीटते हुए लेकर सीधा भीष्म के पैरों के पास छोड़ देते हैं। अभय को कई सारे चोटें आई थी। उसके माथे से हल्का खून बह रहा था। भीष्म अभय के सीने पर पैर रखता है और गुस्से से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को मुझसे दूर करेगा। समीरा दौड़ते हुए जाती है और भीष्म के पैर को पकड़ लेती है। समीरा अपने पापा को देखते हुए रोते हुए कहती है, पापा प्लीज अभय को कुछ मत कीजिए। मैंने ही इससे कहा था ये सब कुछ करने के लिए, इसने कुछ नहीं किया। प्लीज पापा, मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। भीष्म नफरत से भरी नजरों से बस अभय को देख रहे थे। अभय तो बस दर्द को सहे हुए नीचे लेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। I hope you all like my story. CH27 रंजाना gets shot. समीरा रोते हुए कहती है, पापा, I am sorry पापा। भीष्म अपनी बेटी को खड़ा करते हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहते हैं, मुझे पता है मेरी बच्ची, तुम हमें ऐसा धोखा नहीं दे सकती। इसी लड़के ने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया होगा, इसी ने तुम्हें बहलाया फुसलाया होगा। समीरा न में सिर हिलाती है। वह न में सिर हिलाए रोते हुए कहती है, नहीं पापा, उसने कुछ नहीं किया। मैंने ही उससे कहा था, उसने कुछ नहीं किया। प्लीज पापा उसे छोड़ दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। समीरा के हर एक शब्द भीष्म को चुभ रहे थे। भीष्म जब ये सुन रहा था कि उसकी बेटी ने उसे इस तरह से धोखा दिया तो उसका दिल टूट रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला था, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें उनकी बेटी ये दिन भी दिखाएगी। भीष्म जैसे ही यह सुनते हैं तो गुस्से से उबलने लगते हैं। वह गुस्से से कहते हैं, 2 दिन के प्यार के लिए तुम माँ बाप के प्यार को भूल गई,
एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। आखिर किस चीज की कमी दी थी हमने? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है और तुमने क्या किया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। समीरा को पता था कि उसने गलती की है, मगर उसे ये भी पता था कि उसके पापा उसकी यह जिद कभी पूरी नहीं करते, क्योंकि उनके घर में प्यार का कोई मूल्य नहीं था। जब सरस्वती की शादी भीष्म के छोटे भाई से हो रही थी और वो मर गया तो भीष्म की मां को लव मैरिज जैसी चीज से नफरत सी हो गई थी। वह हमेशा समीरा को समझाते थे कि इन सब झमेले में वह न फंसे, इसलिए तो समीरा के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके पापा अभय को छोड़ दे। समीरा अपने पापा के पांव पड़ती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। समीरा बस एक ही रट लगाए हुई थी, पापा छोड़ दीजिए इसे। भीष्म के चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वह अभय को छोड़ने तो नहीं आए थे। समीरा को काफी डर लग रहा था। वह अभय की हालत देखती है। अभय जमीन पर अब तक लेटा हुआ था, क्योंकि भीष्म के पैर अब तक उसके सीने पर थे। अब सन्नाटा सा छाया ही हुआ था कि अचानक से समीरा अपने पापा के आंखों में धूल झोंक देती है। धूल उनके आंखों में जाने की वजह से उन्हें बहुत जलन होती है। समीरा अपने पापा के पैर को अभय के ऊपर से हटाती है और जल्दी से अभय को उठाकर वहां से भागती है। समीरा ने एकदम बेवकूफी वाला काम किया था। वह अभय के हाथ को पकड़कर भाग तो रही थी, लेकिन उसे सभी लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। चारों तरफ भीष्म के लोग खड़े थे। समीरा बहुत घबराए और डरी हुई थी। वह कहीं भाग नहीं पा रही थी। वह इधर से उधर हो रही थी, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बॉडीगार्ड भीष्म को जल्दी से पानी देते हैं और वह जल्दी से अपने आंखों को पानी में भींगाते हैं। कुछ ही देर में उनकी आंखों की जलन ठीक तो हो जाती है, लेकिन उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। भीष्म को अब बहुत तेज गुस्सा आता है। वह एकदम से बंदूक लेकर समीरा की ओर पॉइंट करते हुए चिल्लाते हैं, समीरा। समीरा जो अब तक भागने की ही कोशिश करती जा रही थी, वह जब भीष्म की आवाज सुनती है तो पलटकर देखती है। अपने पापा को गन पकड़े देख वह वहीं जम जाता है। समीरा हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। भीष्म चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अपने पापा के आंखों में धूल झोंकती हो। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? तुम ये सब इस लड़के के लिए कर रही हो ना? अब मैं देखो क्या करता हूँ। इतना बोलते ही भीष्म बंदूक को अभय की ओर पॉइंट करता है। समीरा जैसे ही ये देखती है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह जल्दी से अभय को अपने पीछे छिपाते हुए कहती है, गलती मैंने की है पापा, अगर आपको मारना ही है न तो मुझे मारिए। अभय ये देखकर तुरंत समीरा की बाजू पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो समीरा? मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पीछे रहो। अभय समीरा को जल्द अपने पीछे कर लेता है। समीरा भी कहाँ मानने वाली थी, वह भी तुरंत आगे हो जाती है। उसे किसी भी हालत में अभय को बचाना था। समीरा की हरकत को देखकर अब भीष्म को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चाहते थे कि वह समीरा पर ही गोली चला दे। वहीं अस्तित्व की कार भी वहां आकर रुकती है। अस्तित्व जल्दी से बाहर निकलता है। वह जब देखता है कि भीष्म समीरा पर बंदूक ताने खड़े हैं तो उसके तो पैर ही जम जाते हैं। जिस तरह से भीष्म गुस्से में खड़े थे, उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल था। अस्तित्व उनकी ओर बढ़ता है। वही रांझना भी बाहर का जब नजारा देखती है तो वह भी जल्दी से बाहर निकलती है। रांझना भीष्म के हाथ को देखती है जो गोली चलाने के लिए तैयार था। ये देखकर रांझना भागते हुए समीरा और अभय की ओर भागती है। उधर अस्तित्व भीष्म को रोकने जा रहा था, वहीं रांझना उन दोनों को बचाने। अस्तित्व दौड़कर जा ही रहा था, तभी अचानक से गोली चलती है, जिसकी वजह से अस्तित्व के दौड़ते कदम एकदम से रुक जाते हैं। अस्तित्व उस गोली की डायरेक्शन को देखता है। गोली समीरा की ओर ही जा रही थी, पर तभी अचानक रांझना बीच में आ जाती है और गोली सीधे उसके सीने पर जाकर लगती है। अस्तित्व पूरी तरह से वही फ्रीज हो जाता है, वह जैसे सदमे में चला गया हो। रांझना जोर से जमीन पर गिरती है। समीरा और अभय जब ये देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किसी ने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए वहां एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। अस्तित्व के चेहरे पर साफ दर्द दिख रहा था। समीरा जल्दी से नीचे गिरे रांझना के पास बैठती है और उसे बुलाती है, भाभी भाभी। रांझना के सीने से खून बह रहा था और उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी। अभय भी रांझना को बुलाने लगता है। अस्तित्व तो अब तक वही जमा हुआ था। तरंग जल्दी से दौड़कर रांझना के पास जाता है। भीष्म थोड़े गुस्से से चिल्लाते हैं, ये लड़की कौन है? बीच में क्यों आए? अस्तित्व को उनके चिल्लाने से होश आता है। वह दौड़कर रांझना के पास जाता है। अस्तित्व रांझना के पास बैठता है और उसके सिर को अपने गोद में लिए उसके गाल को थपथपाने लगता है। रांझना की आंखें अब बंद हो चुकी थी। तरंग और अभय थोड़े पीछे हो चुके थे।
अस्तित्व रांझना के आंखों को बंद देखकर एकदम घबराते हुए बुलाता है, वाइफी है वाइफी। अस्तित्व की नजर अब उसके सीने पर जाती है। उसके सीने से बहते खून को देख अस्तित्व अपने कांपते हुए हाथ से वहां अपने हाथ को लेकर जाता है। वह जैसे ही वहां छूता है उसके हाथ में खून लग जाता है। अस्तित्व के हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे। अब भीषम को भी समझ आ चुका था कि उसने किस पर गोली चलाई है। उसने ये सुना तो था कि अस्तित्व ने शादी कर ली है। अब जब उन्हें ये पता चला कि उनके हाथों अस्तित्व की बीवी के सीने पर गोली लगी तो उनके हाथों से अपने आप बंदूक गिर जाती है। अस्तित्व का पूरा शरीर कांप रहा था। अस्तित्व जल्दी से रांझना को अपने गोद में उठाता है और जल्दी से दौड़कर उसे अपने कार में अपने गोद में बैठाता है। तरन ड्राइवर को जल्दी कार चलाने के लिए कहता है। वहीं पीछे अस्तित्व रांझना के खून से सने सीने को देख रहा था। वह उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, वाइफी अपनी आंखें खोलो प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो। अस्तित्व बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। अस्तित्व जल्दी से रांझना को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। तरल ने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था, इसलिए वहां डॉक्टरों की फौज इकट्ठा थी। जल्दी से रांझना को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। अस्तित्व दरवाजा बंद होते ही दरवाजे को एकटक देखने लगता है। अभय और समीरा के साथ भीषम भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। अस्तित्व के कानों में अपने ही कहे गए शब्द गूंज रहे थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, तुम मर जाओगी फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा। अस्तित्व को इस वक्त अपने शब्द किसी शाप की तरह लग रहे थे। उसे अपने बोले गए शब्द को याद करके खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अस्तित्व के पैर एक ही जगह ठहर चुके थे। वह बस एकटक उस दरवाजे को देख रहा था। भीषम को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भीषम अस्तित्व के पास जाकर कहता है, अस्तित्व मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से मैंने गोली तो ठीक ही चलाई थी लेकिन वो पता नहीं कहां से बीच में आ गई। अस्तित्व चुप था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। भीषम ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अस्तित्व बिल्कुल चुप था। उसे ऐसा देखकर भीषम ही अब पीछे हट जाता है। उसे समझ आ चुका था कि उसके कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है। पूरे 4 घंटे बीत चुके थे लेकिन अस्तित्व टस का मस खड़ा रहा। उसने एक भी कदम उस जगह से नहीं हिलाया था। कमरे का दरवाजा खुलता है और एक डॉक्टर अस्तित्व के पास जाकर रुकता है। अस्तित्व की क्यूरियस नज़र अब डॉक्टर पर थी। डॉक्टर कहता है, पेशेंट खतरे से बाहर हैं। गोली लगने की वजह से उन्हें बहुत सी इंटरनल इंजरी हुई है तो उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। तरंग जल्दी से डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर जवाब में कहते हैं, मिल तो सकते हैं लेकिन अभी वो बेहोश है। अस्तित्व जब रांझना के बारे में सुनता है कि वह बिल्कुल ठीक है तो उसके जान में जान आती है। तरंग अस्तित्व को देखता है और कहता है, अस्तित्व चलो। इतना बोल वह अस्तित्व का हाथ पकड़कर रांझना के पास लेकर जाता है। तरंग अस्तित्व को अंदर छोड़कर बाहर आ जाता है। अस्तित्व एकटक रांझना के चेहरे को देखता है। रांझना की आंखें बंद थीं। अस्तित्व उसके पास बैठता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। अस्तित्व बस चुपचाप उसे देख रहा था। उसे रांझना की प्यारी प्यारी हरकतें याद आ रही थी, वो सारी हरकतें जिस पर अस्तित्व गुस्सा हुआ करता था। अस्तित्व को अब फिर से वो लेटर याद आता है। उसे याद करते ही उसकी फिक्र एकदम से गायब हो जाती है। उसे याद आता कि वह यहाँ रांझना की फिक्र करने के लिए यहाँ नहीं आया है। वह रांझना की फिक्र करने के लिए उसे नहीं लाया था। रांझना की वजह से ही आज जो हो रहा था वो सब हो रहा था। रांझना को गोली लगना उसके किए की सजा थी। मगर एकदम से उसे याद आता कि रांझना ने खुद वो गोली अपने सीने पर लिया था। उसे गलती से नहीं लगी थी। वह समीरा को बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा गई। अस्तित्व बहुत बुरी तरह से उलझन में फंस चुका था कि अगर रांझना ने समीरा को भगाया था लेटर के हिसाब से तो उसके मन में इस घर के लिए कुछ भी नहीं था। उसे दीवान परिवार से कोई मतलब नहीं था। फिर वो समीरा को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह क्यों गई? क्या सच में वो लेटर रांझना ने लिखी थी या वो किसी की साजिश थी? I hope you all like my story. CH28STTV knows the truth. अस्तित्व सोच ही रहा था लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद आता है तो वह झट से अपनी सोच को झटक देता है। साथ ही रांझना के थामे हाथ को छोड़कर उस कमरे से निकल जाता है। अस्तित्व जाकर एक बालकनी में खड़ा हो जाता है। वह सिगरेट की कश भरने लगता है। कुछ ही देर में समीरा उसके पीछे खड़ी हो जाती है जिसे तरंग लेकर आया था। समीरा अस्तित्व को देख अपना सिर झुका लेती है क्योंकि उसे पता था आज जो कुछ भी अस्तित्व और रांझना के साथ हो रहा है उन सब में सिर्फ उसकी गलती थी। समीरा गिल्ट से रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से भाभी की ये हालत हुई है। मुझे इन सब में उन्हें घसीटना नहीं चाहिए था।
भाई मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया। तरन को भी पूरी सच्चाई जाननी थी और अस्तित्व के सामने लाना भी था, वो भी समीरा के मुंह से, इसलिए वह एकदम से पूछता है, भागने का फैसला किया मतलब? भाभी नहीं तुम्हें भागने के लिए कहा था ना, उसी ने जबरदस्ती तुम्हें अभय के साथ भगाया। समीरा कंफ्यूज्ड होकर तरंग को देखने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तरंग उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। समीरा उसे देखते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने खुद प्लान किया था। मैं खुद उस दिन भाभी को लेकर मंदिर गई थी ताकि मैं उन्हें सारी सच्चाई बता पाऊं कि मैं अभय से प्यार करती हूं और उसके साथ रहना चाहती हूं, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं। भाभी तो मुझे घर से भागने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने पापा के डर की वजह से उनकी बात नहीं सुनी। मैंने भाभी को कहा कि वो सब संभाले, तो उन्होंने हाँ कह दिया। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी वजह से उनके साथ ये सब हो गया। तरंग अस्तित्व को ही देख रहा था जो पीठ करके खड़ा था। तरंग उसके एक्सप्रेशन को तो देखना चाहता था, लेकिन वह आगे जाकर उसके एक्सप्रेशन कैसे देखे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तरंग अस्तित्व के एक्सप्रेशन को देखने जा ही रहा था, तभी अस्तित्व की एकदम सर्द भरी आवाज आती है, इसका मतलब तुमने मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। समीरा ये सुनते ही सिर झुका लेती है और सिसकने लगती है। अस्तित्व पीछे मुड़ता है, उसका चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा हुआ था जो वह कंट्रोल कर रहा था। अस्तित्व अपने कदम बढ़ाकर समीरा के पास खड़ा होता है और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से उसे मेरा गुस्सा सहना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे टॉर्चर करता रहा। क्यों समीरा, क्यों? तुमने क्यों एक गुनहगार को मेरे हाथों सजा दिलाई, क्यों? अस्तित्व ने समीरा के बाजू को पकड़ा हुआ था और उसे हिला रहा था। उसे इस वक्त समीरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समीरा बस रो रही थी, अब उसके पास रोने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। अस्तित्व समीरा को देखे कहता है, तुमने अपनी खुशियों के आगे एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें अपनी खुशी की पड़ी थी और बाकी जाए भाड़ में। इतना बोल अस्तित्व समीरा को धक्का देता है, जिससे समीरा कुछ कदम पीछे हो जाती है। उसने अपनी नजरें अब भी नहीं उठाई थी, वह बस सिर झुकाए रोए जा रही थी। अस्तित्व समीरा को घिन से देखते हुए कहता है, शेम ऑन यू समीरा, शेम ऑन यू। समीरा के आंखों से बस टप टप करके आंसू बह रहे थे। अस्तित्व अब समीरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसका परिवार एक ऐसा परिवार था जो कभी भी बेकसूर को सजा नहीं देता था, लेकिन अस्तित्व ने बेकसूर को सजा दी। इतनी सजा दी, फिर भी वो बेचारी लड़की उसके सजा को चुपचाप सहती रही, ये जानते हुए भी कि उसने कोई गलती नहीं की। आखिर कोई इतना अच्छा और भोला कैसे हो सकता है? यहाँ तो लोग अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं होते, और यहाँ रांझना ने बिन गलती के इतना कुछ सह लिया। अस्तित्व अब वहां से अपने कदम फिर से रांझना की ओर बढ़ा देता है। अस्तित्व सीधे उस कमरे में जाता है और उसे पकड़कर गले लगा लेता है। अस्तित्व झुका हुआ था और उसने रांझना को भी उठाया हुआ था। उसे खुद के किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसे अपने किए हर वो चीज याद आ रही थी जो रांझना भुगत रही थी। रांझना को गले लगाकर अस्तित्व को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके अंदर जो कब से बोझ था वो हल्का हो गया हो। अस्तित्व का दिल हमेशा उससे कहता था कि वो लड़की ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग ने जिस चीज को देखा वो तो वह भूला नहीं पा रहा था। अस्तित्व ने हमेशा अपने दिमाग की ही सुनी, हमेशा दिल को ठुकराता गया। अब उसे दिल की बात समझ आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि क्यों लोग कहते हैं कि दिल की सुनो। अस्तित्व के दिल को आज ठंडक मिली थी। उसे जब याद आता कि रांझना की क्या हालत है, तो वह रांझना के चेहरे को देखता है जो बेहोशी में भी दर्द को दिखा रहा था। अस्तित्व उसे बैग पर अच्छे से लिटाता है। उसके चेहरे को देखते हुए अस्तित्व उसके गाल पर धीरे से हाथ रखता है। अस्तित्व रांझना के चेहरे को एकटक देखने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह रांझना को अच्छे से कवर करने के बाद किसी को कॉल करता है और एकदम सख्त आवाज में कहता है, वो लेटर जिसने लिखा था वो इंसान मुझे वापस लौटने तक चाहिए। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: यूट्यूब में मैंने आदित्य और काव्या की स्टोरी डाली है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज करके डालूंगी क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ सकते हैं, और आगे चलकर मैं वही नई नई स्टोरीज लाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। CH29STTV वो बोल नहीं सकती। अगली सुबह अस्तित्व रांझना के पास बैठा हुआ था। वह पूरी रात वहीं बैठा बैठा सोता रहा। अस्तित्व अब भी नींद में ही था। रांझना के खांसने की आवाज से अस्तित्व उठ जाता है। वह रांझना को देखता है जो खांस रही थी। अस्तित्व अपनी जगह से उठता है
और टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसे पिलाने के मकसद से रांझना को उठा लेता है। उसने इस वक्त रांझना के गर्दन को पीछे से धीरे से पकड़ा था और उसके आधे शरीर को उठा रखा था। अस्तित्व रांझना के होठों पर ग्लास सटाता है जिससे रांझना पानी पी पाती है। वह पानी पीती है, अगले ही पल उसकी खांसी बंद हो जाती है। उसकी अब आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे अस्तित्व का चेहरा दिखता है। रांझना अस्तित्व के चेहरे को एकटक देखने लग गई। उसके चेहरे को देखते हुए वह बहुत धीरे धीरे पानी पीने लगती है। जिस तरह से अस्तित्व रांझना के करीब था वैसा उसका करीब होना रांझना को बहुत ही अच्छा लगता था। मगर अस्तित्व उसके करीब होकर भी तो करीब नहीं था। वह हर बार उसके करीब जैसे ही आता उसे दर्द ही पहुंचाता। अस्तित्व उसे पानी पिलाने के बाद धीरे से बेड पर लेटाता है। रांझना अब उससे नजरें हटा लेती है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अस्तित्व कहीं फिर से उसे डांट न दे इस बात पर कि वह उसे देख क्यों रही है। रांझना धीरे से अपने सीने पर हाथ रखती है जिस सीने पर उसे दर्द हो रहा था। गोली अपने सीने पर लेने से पहले उसने किसी दर्द के बारे में नहीं सोचा था, मगर अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि उसे इस दर्द को सहना आता था। कुछ पल बाद एक डॉक्टर आते हैं। वह रांझना को चेक करते हुए पूछते हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? रांझना जवाब के तौर पर बस अपनी गर्दन हिला देती है। अस्तित्व डॉक्टर से कंफर्म करते हुए पूछता है, डॉक्टर, इसे कब तक हॉस्पिटल में रहना होगा? डॉक्टर अस्तित्व को देखते हुए कहते हैं, हफ्ते भर तो रहना ही होगा। ये सुन अस्तित्व खामोश सा हो जाता है। उसे अपना काम भी याद आ रहा था। वही रांझना को पक्का यकीन था कि अस्तित्व तो यहाँ नहीं रहने वाला। उसे इस हॉस्पिटल में अकेले रहना होगा। रांझना को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। रांझना एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसे दर्द हो रहा था इसलिए वह अपने सीने पर हाथ रख लेती है। अस्तित्व और डॉक्टर दोनों को लगा कि शायद रांझना को वॉशरूम जाना है, इसलिए अस्तित्व आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह रांझना को संभालते हुए लेकर जाने लगता है। अस्तित्व रांझना को वॉशरूम की ओर लेकर जा रहा था, तभी रांझना अपने कदम रोक लेती है और दरवाजे की ओर इशारा करती है। अस्तित्व एक पल के लिए तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन अब रांझना अपने कदम भी दरवाजे की ओर बढ़ा रही थी। उसे हॉस्पिटल में रहना जरा भी पसंद नहीं था। अस्तित्व रांझना के इंटेंशन को समझ चुका था। वह एकदम से कहता है, अभी तुम्हें यही रहना है? डॉक्टर ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? रांझना अपनी मासूम आंखों से अस्तित्व को देखती है और किसी बच्चों की तरह नमे सिर हिलाती है। रांझना दरवाजे की ओर इशारा करती है। डॉक्टर को रांझना की हरकत बहुत क्यूट लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बच्ची को देख रहा हो। अस्तित्व रांझना को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। रांझना ज्यादा हिलडुल नहीं सकती थी इसलिए वह छटपटा नहीं पाई। पर जैसे ही रांझना को बेड पर अस्तित्व ले गया तो रांझना फिर से उठ गई। वह बेड से उतरना चाहती थी लेकिन उसके रास्ते में अस्तित्व खड़ा हो जाता है। रांझना सिर उठाकर अस्तित्व को देखती है, फिर दरवाजे की ओर इशारा करती है। अस्तित्व उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? मैंने कहा ना तुम यही रहोगी। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी? रांझना जल्दी से नमे सिर हिलाती है। अस्तित्व भी गर्म दिमाग का था। उसे भी बर्दाश्त नहीं होता था जब कोई उसी बात नहीं सुनता। वही रांझना भी जिद्दी किस्म की थी। वह भी अपने जिद पर अड़ी रहती थी। अस्तित्व तुरंत रांझना को लेटाता है और सख्ती से कहता है, चुपचाप यहाँ बैठो। रांझना बोल नहीं सकती, फिर भी वह बहस कर रही थी। लेकिन कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था कि रांझना बोल नहीं रही है। रांझना की हरकतों को देख डॉक्टर एकदम से हंसते हुए कहते हैं, लगता है इन्हें यहाँ नहीं रहना। अस्तित्व डॉक्टर को देखता है। वह भी बेचारा हमेशा रांझना के जिद के आगे हार जाता था। डॉक्टर अब रांझना को देखकर कहता है, देखिए, आपको चाहे रहने का मन हो या ना हो, आप तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। रांझना डॉक्टर को देखती है, फिर अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व रांझना को देखता है। रांझना एकदम से मुंह फुलाकर अस्तित्व से नजरें हटाकर बैठ जाती है। रांझना को लगा था शायद अस्तित्व डॉक्टर को मनाएगा, लेकिन वह तो चुपचाप खड़ा था। डॉक्टर वहां चला जाता है। वहीं अस्तित्व फ्रेश होकर टेबल पर बैठ जाता है। तरंग अस्तित्व के लिए कॉफी और नाश्ता लाता है। एक नर्स रांझना के लिए नाश्ता और दवाई लाती है। अस्तित्व कॉफी लेते हुए तरंग से कहता है, जो काम था वो सारे काम को शुरू कर दो और जितने मीटिंग्स हैं फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दो। तरंग हाँ कहता है। तभी दोनों को नर्स की आवाज आती है, लीजिए मैम, नाश्ता कर लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। रांझना नाश्ते को खुद से दूर कर रही थी। अस्तित्व और तरंग दोनों रांझना को देखते हैं। बहुत देर तक नर्स उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रांझना बार बार खाने को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी।
अस्तित्व ये देखकर उठता है और उसके पास चला जाता है। नस अस्तित्व को देखते ही कहती है, सर देखिए मैम नाश्ता नहीं खा रही हैं। अस्तित्व उसे जाने का इशारा करता है। नस नाश्ते को टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। अस्तित्व रांझना के पास बैठता है। रांझना दूसरी ओर देख रही थी। अस्तित्व खाने की प्लेट उठाकर कहता है, लो नाश्ता करो। रांझना चुप थी। अस्तित्व उसके बाजू को पकड़ता है और कहता है, मैंने कहा लो खाना खाओ। रांझना अस्तित्व के हाथ को खुद से झटक देती है। रांझना अपने हाथ को समेट लेती है ताकि अस्तित्व उसे छू न पाए। अस्तित्व उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें नाश्ता नहीं करना। रांझना नमे सिर हिलाकर बाहर की ओर इशारा करती है। अस्तित्व रांझना को बहुत देर से टॉलरेट कर रहा था। वही एकदम से उसके बाजू को कसकर पकड़ता है और उस पर चिल्लाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सीने पर गोली लगी है? डॉक्टर ने माना किया है, मैं मना कर रहा हूँ। और एक बात बताओ, किसने कहा था तुम्हें कार से निकलकर हीरो बनने को? कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही थी वहां, जो तुम बीच में आकर खड़ी हो गई। तुम्हारे अंदर सच में कोई दिमाग है भी या नहीं? रांझना अस्तित्व को देख रही थी। वह उसे डांट रहा था। ये आज पहली बार नहीं था जो वो उसे डांट रहा था। न जाने कितनी दफा उसने रांझना को डांटा था। रांझना अस्तित्व के हाथ को देखती है, फिर अपने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने लगती है। अस्तित्व उसे और कसकर पकड़ते हुए उस पर चिल्लाता है, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तरंग जब ये देखता है तो वह तुरंत कहता है, अस्तित्व वो बोल नहीं सकती। अस्तित्व झट से पीछे मुड़कर तरंग को देखता है। वही रांझना भी तरंग को बहुत बुरी तरह से घूर कर देखती है। उसने मना किया था कि वह अस्तित्व को कुछ न बताए। रांझना बहुत ही बुरी तरह से उसे घूर रही थी। अस्तित्व अचानक ये सुनकर समझ नहीं पाया। वह कंफ्यूज्ड होकर कहता है, मतलब? तरंग रांझना के एक्सप्रेशन देखकर बात को संभालते हुए कहता है, वो मेरा मतलब है कि वो बोलना नहीं चाहती। क्या तुमने उसे किसी बात पर गुस्सा दिलाया है इसलिए तो वो खाने से मना कर रही है? हम जब हरियाणा आ रहे थे तो तुम्हें याद है न, वो बिल्ली की वजह से नहीं खा रही थी। बिल्ली का जिक्र आते ही रांझना को याद आती है कि उसके पास एक नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली थी, वो कहाँ चली गई। अस्तित्व को भी बिल्ली की याद आ जाती है। एकदम से उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। ये जीतने से पहले की मुस्कान थी। अस्तित्व तरंग से कहता है, तरंग, कार में वो बिल्ली अभी भी है न? अस्तित्व के इरादों से बेखबर तरंग हाँ में सिर हिलाता है। अस्तित्व कहता है, उसे जाकर रोड में छोड़ दो। जब रांझना ये सुनती है तो उसका दिल घबरा जाता है। वो नन्ही सी बिल्ली को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाएगी। क्या पता किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए। रांझना अस्तित्व को देख जल्दी से न में सिर हिलाती है। अस्तित्व रांझना के रिएक्शन को देख कहता है, तुम मेरी बात न सुनो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तरंग जाओ जल्दी और उस बिल्ली को बाहर छोड़ दो। तरंग अस्तित्व की बात सुन जल्दी से बाहर निकल जाता है। रांझना अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल पाती। रांझना जल्दी से अस्तित्व से नाश्ता लेकर खाने लगती है। अस्तित्व के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन जीतने की खुशी मना रहा था। अस्तित्व कॉल करके तरंग से कहता है, तरंग, उसे कार में ही रहने दो। बोलते हुए वह रांझना को ही देख रहा था। रांझना पूरा नाश्ता करती है। अस्तित्व उसे दवाई देता है। रांझना दवाई लेकर खा लेती है। अस्तित्व अब रांझना को बेड पर लेटाता है और कहता है, अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करके आराम करो, वरना तुम्हारे न मानने की सजा उस छोटी सी बिल्ली को मिलेगी। रांझना अस्तित्व से नजरें फेरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अस्तित्व उसे ब्लैकमेल कर रहा था और रांझना कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उसके बात मानने के। वहीं दूसरी ओर भीष्म अपनी बेटी को लेकर दीवान पैलेस लेकर जा चुका था। वह खींचते हुए समीरा को लेकर जाता है और एकदम से ही उसका हाथ छोड़ देता है। समीरा जाकर सीधे अपनी मां सरस्वती से टकराती है। सरस्वती समीरा को देख तुरंत उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, समीरा, समीरा मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी आप? समीरा रोते हुए सरस्वती के गले लग जाती है। भीष्म अपनी तेज आवाज में कहता है, बहुत हो गया इसका नाटक, इसे शाम को तैयार करके रखो। इसे लड़के वाले देखने आएंगे और हाँ, शाम तक इसे बस कमरे में बंद करके रखो ताकि ये कमरे से भाग न पाए। सरस्वती भीष्म को देखती है। समीरा बस फूट फूट कर रो रही थी। सरस्वती समीरा को लेकर जाती है। वह कुछ देर तक तो उसके साथ रहती है। समीरा उसे बार बार कहती है कि उसे कोई शादी नहीं करनी, किसी लड़के से नहीं मिलना, लेकिन सरस्वती तो खुद लाचार थी। वह अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती थी। कुछ देर बाद सरस्वती पहले तो बालकनी का दरवाजा लॉक करती है, फिर कमरे में दरवाजे को लॉक कर देती है। समीरा बस दरवाजे को पिटती रह जाती है और चिल्लाते रह जाती है।
समीरा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके सारे भाई उस दरवाजे को देख रहे थे। सबको उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो सब कोई समीरा से बहुत प्यार करते थे, आखिर उनकी इकलौती बहन जो थी। लेकिन ये भी सच था कि समीरा ने गलती की थी। उसने अगर गलती न की होती तो उसके सारे भाई उसके साथ खड़े होते। सारे भाई क्या, अस्तित्व खुद खड़ा होता। वो समीरा के साथ कुछ गलत होने नहीं देता। लेकिन समीरा ने अस्तित्व का विश्वास तोड़ा, साथ ही सारे भाइयों का भी। शाम के वक्त भीषम कमरे का दरवाजा खोलते हैं। समीरा रोते रोते जमीन पर ही लेट गई थी। भीषम को देख समीरा जल्दी से उठकर बैठ जाती है। भीषम समीरा के पास बैठ जाते हैं और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। विश्वास करो, मैं तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दूंगा कि तुम तुम्हारे उस आशिक को भूल जाओगी। भीषम बहुत ही सॉफ्ट थे। समीरा उन्हें इतना सॉफ्ट देख कहती है, पापा मुझे सिर्फ अभय चाहिए। भीषम को अभय के नाम से ही गुस्सा सा आ जाता था। वह समीरा के जबड़े को पकड़कर दांत भींचते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है न, वो लड़का मेरे कब्जे में है और मैं जो चाहे उसके साथ कर सकता हूँ। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा उस लड़के को मारने में। समीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। भीषम समीरा के जबड़े को छोड़ उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, अब अच्छी बच्ची की तरह खड़ी हो जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। जाओ। समीरा अपनी जगह से उठती है और जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। सरस्वती समीरा के रेडी होने के लिए कपड़े लाती है। उसने पिंक कलर की साड़ी लाई थी। समीरा अभय के जिंदगी के खातिर रेडी होती है। सरस्वती समीरा को लेकर बाहर जाती है। समीरा का सिर झुका हुआ था। ये लोग वो नहीं थे जो समीरा को देखने आए थे, क्योंकि उस दिन वाले लोगों को समीरा के बारे में पता चल गया था। एक औरत और आदमी के बीच में लड़का बैठा हुआ था जो समीरा को ही एकटक देख रहा था। उसकी नज़र समीरा पर टिकी हुई थी। समीरा झुकी नजरों से पहले तो सबको नमस्ते करती है। लड़के की माँ वेदांती उसे मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाती है, इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। समीरा चुपचाप जाकर वेदांती के पास जाकर बैठ जाती है। वेदांती समीरा को देख सबसे कहती है, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर और सुशील है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी तो नहीं थी, मगर फिर भी उन्हें मजबूरी में खुशी दिखानी पड़ रही थी। सब वेदांती की बात सुन मुस्कुराते हैं। वेदांती समीरा से उसका नाम पूछती है, आपका नाम क्या है बेटा? समीरा कुछ पल तो चुप रहती है, फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, समीरा। नाम सुनते ही वेदांती अपने बेटे को देखती है। उसका बेटा तो बस समीरा को देखता रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समीरा को देखकर पहली नज़र का प्यार हो गया हो। समीरा से उसकी नज़र हो नहीं हट रही थी। वेदांती अपने बेटे को होश में लाने के लिए पुकारती है, वेदांश। वेदांश एकदम से होश में आता है और अपनी माँ को देखता है। वेदांती उसे देख पूछती है, हमारी होने वाली बहू कैसे लगी? वेदांश फिर एक बार समीरा को देखता है और धीरे से सिर हिलाए मुस्कुराता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH30 महा ब्यूटीफुल लड़की। वेदांश की रजामंदी को देखकर वेदांती बहुत खुश होती है। आखिर उसे भी तो समीरा बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि समीरा को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। वेदांती अब समीरा से पूछती है, बेटा आपको हमारा बेटा पसंद तो है ना? ये सवाल सुनते ही समीरा के कान खड़े हो गए। वही पूरा परिवार समीरा को देखने लगा। समीरा ने अब तक वेदांश को देखा भी नहीं था। समीरा तो तुरंत बोलना चाहती थी कि वो किसी को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ अभय से प्यार करती है, लेकिन वह मजबूर थी। अगर उसने गलती से भी यह बात उसे बता दी तो अभय की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। उसके पापा कभी भी अभय को नहीं छोड़ने वाले थे, अभय को जान से मार देते। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार समीरा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। उसकी हाँ सुनकर तो वेदांश को अंदर तक खुशी महसूस हुई। उसके होठों पर मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं समीरा का दिल अंदर से रो रहा था। वह अपनी लाइफ में अभय के सिवाय किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। दोनों की रजामंदी को देख भीषम कहते हैं, शादी में कोई देरी नहीं होने चाहिए, तो हम कल ही इनकी सगाई और 1 हफ्ते में शादी करवा देते हैं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो समीरा हैरान हो जाती है। उसने तो सोचा था कि पहले वो हाँ कहेगी, फिर जैसे भी करके अपने पापा को मनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके पापा उसकी शादी करवाने पर तुले हुए थे। भीषम जल्द से जल्द इसलिए शादी करवाना चाहते थे ताकि समीरा फिर से ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। वेदांती और उसके पति यानी विषम ये सुनकर एक दूसरे को देखते हैं। इतनी जल्दी शादी करवाना किसी को भी खटक सकता है, उसी तरह विषम और वेदांती को भी खटका। विषम आपत्ति जताते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी? कम से कम 1 महीने तक का वक्त दीजिए।
शादी की बहुत सारी तैयारी होती है। भीष्म को ये बात जरा भी रास न आई, उन्हें तो बस समीरा की जल्द से जल्द शादी करवानी थी। भीष्म निराश होते हुए कहते हैं, अगर आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है तो आप खुलकर बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम दूसरे से रिश्ता देख लेंगे, लेकिन रिश्ता जोड़ने में हम जरा भी देरी नहीं करना चाहते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। भीष्म को नाराज देखकर विषम और वेदांती एकदम के लिए खामोश हो जाते हैं। ये परिवार ही ऐसा था कि अगर किसी को नाराज कर दिया गया तो उनके आगे की जिंदगी में बहुत मुश्किलें बढ़ सकती थी। वेदांश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिश्ता टूटने की बात जैसे ही हुई तो वह बीच में बोल पड़ा, नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप कह रहे हैं शादी वैसी ही होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक माँ पापा को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बोल वह अपने माँ पापा की मंजूरी के लिए उन्हें देखता है। विषम और वेदांती अपने बेटे को खुश देख पा रहे थे, इसलिए दोनों बिना किसी आपत्ति जताए कहते हैं, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। उनके बोलते ही ये तय हो जाता है कि वेदांश और समीरा की सगाई कल होगी और शादी भी 7 दिनों में हो जाएगी। सब एक दूसरे में मग्न थे तो वही समीरा की आंखों से एकदम से ही आंसू गिर जाते हैं। इस वक्त किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। वेदांश का पहले था, लेकिन समीरा के सभी भाई उससे बात करने लगे तो वह भी उनके साथ बिजी हो गया। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वेदांश और उसकी फैमिली चली गई। दामिनी उनके जाने की कुछ देर बाद भीष्म को बुलाती है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि भीष्म ने रांझना के ऊपर गोली चलाई। वह भीष्म से काफी ज्यादा नाराज थी। दामिनी एकदम सख्त आवाज में उससे कहती है, दामाद जी, क्या आपका निशाना इतना खराब हो गया कि आपको ये पता ही न चला कि निशाना गलत इंसान के सीने पर जाकर लगा? और लगा तो लगा, यहाँ आकर अपने ये बताना भी जरूरी नहीं समझा? भीष्म ये सुनकर अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें पता था कि ये उनकी गलती थी। जब वो गलत थे तो वह जवाब देने के लिए आंख से आंख नहीं मिलाकर बात नहीं कर सकते थे। वह बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमारा निशाना तो सही था, लेकिन बीच में वो लड़की आ गई। बताना तो चाहते थे, लेकिन उस लड़के और इस रिश्ते के चक्कर में भूल गए। दामिनी अब कुछ नहीं कहती। वह भीष्म से काफी नाराज थी। इतनी जल्दी उसे माफ करना बहुत मुश्किल था। दामिनी वहां से उठकर चली जाती है। वहीं जब सुपर्णा ये सुनती है कि रांझना को गोली लगी है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे जानना था कि रांझना कैसी है। वह बहुत ज्यादा बेचैन सी हो जाती है और अस्तित्व को कॉल करते हुए साइड में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अस्तित्व अपने फोन को एक नज़र देखता है। अपनी मां का कॉल देखकर अस्तित्व तुरंत रिसीव करता है। रांझना इस वक्त बैठी हुई कटे हुए फ्रूट्स खा रही थी। उसका पूरा ध्यान खाने पर था। वह अनार के एक एक दाने को उठाकर मुंह में डाल रही थी। अस्तित्व अपनी मां से कुछ पल बात करता है। 1-2 बार वह रांझना को देखते हुए अपनी मां को जवाब देता है। वह अपनी मां को क्लियर कर देता है कि रांझना बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद सुपर्णा को बहुत शांति मिलती है। कुछ देर तक बात करने के बाद अस्तित्व कॉल कट करता है और रांझना के पास चला जाता है। रांझना फ्रूट्स खत्म करने के बाद बाउल को रखने के लिए साइड टेबल की ओर झुकती है। तभी उसे अपने सीने में तेज दर्द होता है। वह तुरंत अपने सीने पर हाथ रखती है। अस्तित्व तुरंत उसके हाथ से बाउल लेकर उसे डांटते हुए कहता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, फिर अपने आप को दर्द देने का ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम है? रांझना उसे देखती है। अगले ही पल वह उससे नजरें हटा लेती है। अस्तित्व साइड में बाउल रखता है और रांझना के पास में बैठ जाता है। रांझना उससे दूर जाने के मकसद से थोड़ा सा घसकती है। बेड छोटा था तो वह ज्यादा घसकती तो गिर सकती थी। अस्तित्व उसे घसकता देखकर दूसरी तरफ से उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह बिल्कुल रांझना के पास जाकर बैठ जाता है। वह थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, क्यों दूर जा रही हो मुझसे? मेरे पास बैठोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम सीरियसली महा बेवकूफ लड़की हो। सुना था गांव की लड़की बेवकूफ होती है, आज देख भी रहा हूँ। शुरू से हम दोनों के बीच गलतफहमियां हो रही हैं। ये नहीं कि तुम मुझे कुछ बताओ। मेरी गलतफहमी को दूर करो। तुम तो बस चुपचाप दर्द झेलती रहती हो। क्या खुद को तुम आयरन वूमेन समझती हो? हमारे बीच इतनी गलतफहमियां हैं, इसलिए तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर बात नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? रांझना अचानक ही अस्तित्व के दिल पर हाथ रखती है। अस्तित्व एकदम से चुप हो जाता है। रांझना के छूने से उसका शरीर एकदम से रिएक्ट कर गया। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अस्तित्व रांझना के हाथ को देखता है, फिर धीरे से सिर उठाकर रांझना को देखता है। रांझना अस्तित्व को ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगता है। अस्तित्व ने जैसे रांझना के आंखों को पढ़ लिया हो। वह धीरे से बड़बड़ाता है,
दिल से। रांझना अपनी पलकें झपकाती है और अस्तित्व के सीने से हाथ हटा लेती है। अस्तित्व तो बिल्कुल चुप हो चुका था, अब उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। रांझना चुपचाप लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अस्तित्व बस चुपचाप बैठा रह जाता है। उसने इतना कुछ कहा और रांझना ने बस उसके एक एक्शन पर चुप करा दिया। अस्तित्व का दिल अब भी धड़क रहा था। वह रांझना को देखता है जिसकी आंखें बंद थीं। अस्तित्व को खामोश रह जाता है। उसे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अस्तित्व इसी तरह से रांझना का पूरा ख्याल रखता है। सुबह उसे नाश्ता करवाना, उसे फ्रेश करवाना, उसकी कंडीशन देखना, वह रांझना का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। ये एक हफ्ते उनकी खामोशी में ही बीत जाती है। इस खामोशी में सिर्फ केयर और बस केयर थी। अब रांझना का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है। उधर समीरा की भी सगाई तो हो जाती है, लेकिन अब उसकी शादी थी। अस्तित्व रांझना को डिस्चार्ज करने के बाद हॉस्पिटल से उसे नीचे लेकर जाता है। उसने रांझना के हाथ को पकड़ा हुआ था। हमेशा की तरह मीडिया की भीड़ वहां मौजूद थी, लेकिन उन्हें संभालने के लिए अस्तित्व के बॉडीगार्ड थे, तो कोई अस्तित्व से कुछ पूछ नहीं पाता। लोगों को अब तक यही डाउट था कि आखिर अस्तित्व और इस लड़की का रिश्ता क्या है। अस्तित्व ने भी उसे जरा भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की। अस्तित्व और रांझना जैसे ही कार में बैठते हैं तो कार चल पड़ती है। रांझना अपने क्यूट बिल्ली से मिलती है। पूरे हफ्ते भर वो बिल्ली इसी कार में थी। उसे प्रॉपर खाना दिया जाता था। रांझना ने उसे अपने गोद में लेकर पकड़ा हुआ था। अस्तित्व एक नज़र दोनों को देखता है मगर कुछ नहीं कहता। वह खामोश होकर बैठा रहता है। रात के करीब 7 बजे अस्तित्व की कार दीवान पैलेस के आगे आकर रुकती है। अस्तित्व बाहर आता है। उसके साथ रांझना भी बिल्ली के साथ बाहर निकलती है। उसे पता नहीं था कि वो लोग दीवान पैलेस आ रहे हैं। रास्ते में ही उसे यह बात पता चली। रांझना कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी क्योंकि पूरा पैलेस सजा हुआ था, लोगों की भीड़ मौजूद थी। अस्तित्व रांझना का हाथ पकड़ता है। रांझना एक हाथ से बिल्ली को उठा लेती है तो वही अस्तित्व सीधे उसे अंदर लेकर जाता है। बहुत से मेहमान उन दोनों को देख रहे थे मगर अस्तित्व ने न दाएं देखा और न ही बाएं। वह बस रांझना के हाथ को पकड़कर सीधे अपने कमरे में चला गया। उनका कमरा काफी शांत था। रांझना पूछना तो चाहती थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या आज कोई त्योहार है या फिर घर में कुछ हो रहा है। रांझना जानना तो चाहती थी मगर वह पूछ नहीं सकती थी। तभी सुपर्णा एक बड़ी सी थाल में दोनों के लिए कपड़े लेकर आती है और बेड पर रखती है। सुपर्णा दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। रांझना झुककर सुपर्णा के पैर छूती है। सुपर्णा उसे तुरंत उठाते हुए कहती है, बस बस, आपकी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। इतना बोल वो उसे गले लगाने वाली थी, तभी उसकी नज़र छोटी सी बिल्ली पर पड़ती है जो अपनी गोल गोल आंखों से उसे ही देख रही थी। सुपर्णा उसे देखते हुए कहती है, वाह ये कितनी प्यारी है, क्या आपने इसे खरीदा है। रांझना नमे सिर हिलाती है। अस्तित्व एकदम से कहता है, रोड से उठाकर लाई है। सुपर्णा के साथ रांझना भी अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व थोड़ा इरिटेट लग रहा था। उसे गपसप सुनना जरा भी पसंद नहीं था। वैसे भी वह इस बिल्ली से चिढ़ा रहता था। बिल्ली के बारे में गपसप हो रही थी जिसकी वजह से वह और बुरी तरह से चीड़ चुका था। सुपर्णा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहू कितनी हम्बल पर्सन है। अस्तित्व थाल से अपना ड्रेस लेते हुए बड़बड़ाता है, हम्बल का पता नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर है। बोलते बोलते वह वॉशरूम चला जाता है। दोनों ने अस्तित्व की बात सुन ली थी। सुपर्णा रांझना को देखती है। सुपर्णा को लगा शायद रांझना को अस्तित्व की बात सुनकर बुरा लगा हो, इसलिए वह उसके बातों को पॉइंट करते हुए कहती है, आप उसकी बात मत सुनिए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप सच में बहुत प्यारी हैं। रांझना अपने हाथों से इशारा करते हुए कुछ पूछने लगती है। सुपर्णा उदासी से कहती है, सॉरी रांझा, लेकिन हमें आपकी बात जरा भी समझ नहीं आती। इतना बोल वह अपना फोन बढ़ा देती है। रांझना को थोड़ा दुख होता है कि उसकी बात कोई समझ नहीं पाता, पर वह खुद को समझा लेती है। रांझना फोन लेती है और उस पर टाइप करती है। सुपर्णा मैसेज को देखती है। उसमें लिखा हुआ था कि घर में कोई त्योहार है क्या। ये देखकर सुपर्णा थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है। अस्तित्व को बताया गया था कि समीरा की शादी हो रही है और यहाँ रांझना को नहीं पता। इसका मतलब अस्तित्व ने उसे बताया ही नहीं। अब सुपर्णा को दोनों के रिश्ते में बहुत डाउट होने लगता है। जब सुपर्णा कॉल करके अस्तित्व से रांझना के बारे में पूछ रही थी तब तो उन्हें लगा था कि अस्तित्व और रांझना के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सुपर्णा इसके बारे में रांझना के बाद में बात करने का सोचकर उसके सवालों का जवाब देती है, नहीं त्योहार नहीं, समीरा की शादी हो रही है किसी और से। लेकिन रांझा प्लीज इस बार ऐसा कुछ मत कीजिए जो पिछली बार आपने किया था।
रांझना को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। समीरा रोते हुए उसके सामने अपने प्यार की भीख मांग रही थी, लेकिन आज फिर भी उसकी शादी उसके प्यार से न होकर दूसरे से होने जा रही थी। रांझना को समीरा के लिए काफी बुरा लगता है। सुपर्णा अपने लाए कपड़े की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये पहनकर तैयार हो जाए, बारात आती ही होगी और हाँ रांझा बिल्ली को कमरे में ही रख देना, वो बहुत सारे मेहमान हैं न तो। रांझना बात को समझ रही थी इसलिए वह हाँ में सिर हिला देती है। सुपर्णा अब वहां से चली जाती है। रांझना अब ड्रेस देखती है, वह एक लहंगा थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। रांझना बिल्ली को नीचे रखकर लहंगा अलट पलट कर देखती है। बिल्ली रांझना के आसपास ही घूम रही थी। रांझना लहंगा देखने के बाद उसे लेकर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी बिल्ली की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाती है। अस्तित्व भी अपना घड़ी लेने के लिए उसी ओर आ रहा था। रांझना के बिगड़े बैलेंस को देखकर वह एकदम से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है, पर अस्तित्व खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और दोनों सीधा बेड पर गिर जाते हैं। दोनों का चेहरा रांझना के चेहरे से ढक जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।